दूसरी सेमेस्टर शुरू हो रही है, इसमें आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देख लेंगे पेपर नंबर 11 जो है, तो 11 को हम देख लेंगे। तो 11 का पेपर का नाम है भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान जो है, तो उसमें हम भाषा विज्ञान में हम देख रहे थे कि भाषा विज्ञान में भाषा उत्पत्ति संबंधी जो विविध वाद है, उस विविध वादों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो यानी धातु सिद्धांत जो है, जिसे अंग्रेजी में डिंग डोंग थ्योरी कहा जाता है। डिंग डोंग थ्योरी यानी क्या? तो यानी उसे धातु सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत की ओर सबसे पहले यानी प्लेटो ने बात की है, या प्लेटो ने उस पर काम कर दिया है। तो जिन्हें प्लेटो ने कार्य कर दिया है, लेकिन इसे सिद्धांत के रूप में गठित करने का श्रेय जर्मन प्रोफेसर हेस ने काम कर दिया। तो उन्होंने मार्गदर्शन कर दिया, रास्ता तैयार करने का काम प्लेटो ने कर दिया, लेकिन इन्हें पक्का रास्ता तैयार करना अधूरा रह गया। इसी कारण उनकी जो जैसे उनके छात्र कहा जाता है, तो वे जो है जर्मन प्रोफेसर हेस ने इसको यानी सिद्धांत के रूप में गठित करने का कार्य कर दिया है। इसके बाद उसे मुद्रित कर विद्वानों के सामने प्रकट करने का काम इनके शिष्य ने कर दिया। मैक्स मुलर ने पहले इस सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया, बाद में निर्णायक छोड़कर दे दिया। मैक्स मुलर ने पहले उसको महत्वपूर्ण मान लिया, लेकिन बाद में क्या कर दिया, उसे छोड़ दिया निर्णायक। क्योंकि एक अलग प्रवाह, एक विचार होता है, उस विचार से हम प्रवाहित होते हैं, लेकिन कब तक प्रवाहित होते हैं? जब दूसरा विचार हमारे पास नहीं आता है। तो ऐसे ही पहले यानी ये धातु सिद्धांत से वे प्रभावित थे, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, इसी कारण उन्होंने निर्णायक मानकर उसे छोड़ दिया। इस सिद्धांत को डिंग डोंग थ्योरी या रण सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार संसार की हर एक चीज की अपनी एक खास ध्वनि होती है, यानी हर एक चीज को अपनी एक ध्वनि होती है। जैसे हम जमीन पर चलते हैं, तो जमीन और हमारे पाँव जो है उसके साथ संघर्ष होता है, और उससे भी एक अलग ध्वनि आती है। यानी जैसे हम मानते हैं, हम लकड़ी का डंडा जमीन पर गिराएंगे तो अलग आवाज आती है, हम कांच का गिलास जमीन पर छोड़ देते हैं, अलग आवाज आ जाती है। हर एक की ध्वनि अलग अलग होती है। यानी प्लास्टिक हो, कांच हो, लोहा हो या लकड़ी हो, हर एक चीज को अपनी अपनी एक ध्वनि होती है। तो इसी कारण उसे कहते हैं कि यानी यदि हम एक डंडे से आवाज करें, चाहे वह लकड़ी हो, लोहा हो, सोना, कपड़ा, इन सभी का हर एक चीज का कोई न कोई आवाज जरूर होता है। यानी कपड़ा भी हम धरती पर फेंक देते हैं तो उसकी अलग आवाज आ जाती है। तो ऐसे जो है हर एक चीज को अपनी ध्वनि होती है। वह आवाज डिंग डोंग रूप में ध्वनि के रूप में होता है, लेकिन वह ध्वनि अलग होती है। इस प्रकार मनुष्य में आरंभ से ही ऐसी शक्ति थी कि वह किसी चीज के संपर्क में आता है तो उसके मुंह से एक प्रकार की ध्वनि आ जाती है। विभिन्न वस्तुओं की वह ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति धातु थी। आरंभ में इस प्रकार धातुओं की संख्या अधिक थी, किंतु उसमें बहुत से धातुओं की संख्या धीरे धीरे लुप्त होती गई है। केवल 400-500 धातुएं बच गए हैं। इन्हीं से ही भाषा की उत्पत्ति हो गई। जैसे हम देखते हैं, मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, मनुष्य कठिनता से सरलता की ओर चला जाता है। जो शब्द कठिन होता है उसे मनुष्य तोड़ता है, उसमें कोई घटाता है, कोई बढ़ाता है। जैसे हम मानते हैं कि कई संयुक्त शब्द होते हैं, वो कठिन होते हैं, तो उसे हम तोड़ लेते हैं। जैसे ब्राह्मण ये शब्द है,
तो यह ब्राह्मण शब्द है, तो उसे कहने के लिए ज्यादा शक्ति लगती है, तो हम कहते हैं बामन कहते हैं। उष्ट्र, उष्ट्र कहने के सिवा हम कहते हैं ऊंट। उष्ट्र ये मूल शब्द है, लेकिन उसे उष्ट्र कहने के लिए ज्यादा कठिन शक्ति लगती है, इसी कारण हम उसे यानी ऊंट कहते हैं। तो ऐसे यानी मनुष्य की प्रवृत्ति जो है कठिनता से सरलता की ओर, प्रकृति का ही नियम है। जैसे पानी बहता है तो चढ़ान से उतार की तरह बहता है, तो यही मनुष्य की उन्होंने उससे सीख लिया। तो ऐसे जो है यानी धीरे धीरे क्या हो गया, धातुओं की संख्या कम होती गई और जो है उसमें यह भाषा चलती रहती है। इस सिद्धांत में धातुओं की ध्वनि और उसके अर्थ में एक रहस्यात्मक संबंध माना जाता है। प्राचीन मनुष्य में भी यही शक्ति थी, किंतु भाषा बन जाने पर इस शक्ति की आवश्यकता न रहने से धीरे धीरे शक्ति नष्ट हो गई। यानी भाषा का विकास होना अनिवार्य है। अगर भाषा का विकास नहीं होता तो वह भाषा मृतप्राय हो जाती है। भाषा में परिवर्तन होना अनिवार्य है, लेकिन इतना तीव्र नहीं होना चाहिए, द्रुत गति से विकास नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी की भाषा समझ नहीं समझेगी। आजकल हम देखते हैं तो कितना भाषा में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। आजकल के युवक युवतियां जो हो उनके बोलचाल में यानी टेक्निकल लफ्जों का प्रभाव दिखाई देता है, यानी हर दिन की बोलचाल की भाषा जो होती है। तो यह क्या है, यह मिश्रण आज की युग की पीढ़ी के लिए अनिवार्य माना जाता है, लेकिन यह जो है इतना तीव्र नहीं होना चाहिए। घर में बूढ़े लोग होते हैं, उसके समझ में नहीं आता है कि क्या कह रहे हैं, लेकिन ये उनके समझ के परे की बात होती है। तो यह जो है परिवर्तन, भाषा में परिवर्तन अनिवार्य है, लेकिन इतना द्रुत गति से नहीं कि तीन पीढ़ियां एक दूसरों से संवाद न कर सके है। इस सिद्धांत में यह जो कल्पना की है कि मानव पशु पक्षी तथा वस्तुओं के सानिध्य में आने से उसके मुंह से कई सहज ध्वनियां निकलती थी। हृदय कल्पना को कोई आधार नहीं है, निराधार होने से कई लोग कहते हैं कि प्रकृति को, पंछियों को देखते हैं तो उसी तरह जैसे कोयल होती है वो कूक करने लगती है, तो उसी तरह हम भी उसे खिजाने के लिए, चिढ़ाने के लिए उसी तरह आवाज निकाल देते हैं। तो वह भी चिल्लाती, चिल्ला कर प्रतिसाद देती है। तो वे कई विद्वान कहते हैं कि पंछियों से हमने सीखा। तो लेकिन ये क्या है, उसी तरह के विवाद है, उसी तरह के विद्वान वही उन्होंने अपनी राय रख दी, लेकिन आज उसे निरर्थक मानते हैं। जब हम धातुओं से भाषा उत्पत्ति यानी भाषाओं में धातुओं का होना अनिवार्य है, लेकिन भारोपीय तथा सेमेटिक परिवार की भाषा छोड़ अन्य भाषाओं में धातु जैसी कोई चीज नहीं है, तो फिर यह सवाल निर्माण हो जाता है कि भाषा निर्माण कैसे हो गई। इसका उत्तर यह भाषा सिद्धांत नहीं देता। तो यानी जैसे भारोपीय परिवार और सेमेटिक परिवार जो है इसमें धातु है, बाकी जो संसार की जो भाषाएं है तो उसमें यह धातु नहीं है, तो बाकी जो भाषा है तो वह क्या भाषा नहीं है, ऐसा कहना अनिवार्य नहीं है। भाषा केवल धातु से नहीं बनती, उसके लिए प्रत्यय उपसर्ग की भी आवश्यकता पड़ती है। इस सिद्धांत में इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहा गया है। यानी भाषा धातु है लेकिन उसके साथ उपसर्ग होते हैं, तो उपसर्गों के बिना यानी उसका सार्थक अर्थ प्रतीत नहीं होता है। जिन भाषाओं में धातुएं मिलती है वहां धातुओं की खोज भी लगती है। साथ ही साथ भाषा अध्ययन के अनुभव से सिद्ध हुआ है कि धातुओं का पता भाषा उत्पत्ति के बाद लगा हुआ है। धातुओं में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने का ढंग उसके बाद में अपनाया गया है, अतः इस तत्व में कोई तथ्य नहीं है।
तो यहाँ यानी धातु वगैरह जब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ यानी धातु सिद्धांत के बारे में, डिंग डोंग थ्योरी के बारे में 3 महत्वपूर्ण विद्वान हैं। पहला प्लेटो है, हेस है और मैक्स मुलर है। प्लेटो ने उसके बारे में पहले सिद्धांत को प्रस्तुत कर दिया, हेस ने उसे प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर दिया, मैक्स मुलर ने उसे पहले मंजूर कर दिया लेकिन बाद में निर्णायक मानकर छोड़ दिया। तो ऐसे यानी 3 बातें इसमें महत्वपूर्ण है। अगला जो सिद्धांत है वह है अनुकरण सिद्धांत। यानी अनुकरण सिद्धांत जो हम देखते हैं तो यानी मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है वह अनुकरण है। ते अनुकरण से ही हम सीखते रहते हैं। भाषा की उत्पत्ति अनुकरण के आधार पर हुई है। मनुष्य ने अपने आसपास के जीवों और चीजों आदि के आवाज के अनुकरण पर प्रारंभ में शब्द बनाए और उसके द्वारा भाषा की निर्मित हो गई। इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 प्रकार आते हैं। एक दृश्यात्मक, ध्वन्यात्मक अनुकरण, अनुकरणात्मक अनुकरण और दृश्यात्मक अनुकरण। तो अनुकरण सिद्धांत जो है वह अनुकरण सिद्धांत में हम देखते हैं तो उसे ध्वन्यात्मक अनुकरण जो है उसे बहु थ्योरी ऐसा भी कहा जाता है, या उसे भोबोवाद अथवा बहु थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य ने अपने आसपास के पशु पक्षी आदि से होने वाले ध्वनियों के अनुकरण पर अपने लिए शब्द बनाए और उसी आधार पर भाषा बनी, ऐसा कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं पतझड़ के मौसम में ऐसे सारे पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ के और ऐसी हवा बहने लगती है तो पत्थर उड़ने लगते हैं। पत्थर उड़ते हैं तो उसकी एक आवाज होती है। जब पेड़ पर पत्ते होते हैं और तेज हवा बहने लगती है तो उसकी अलग आवाज होती है। तो पानी बहने लगता है तो उसकी आवाज अलग होती है। तो ऐसे जो है उसके साथ, प्रकृति के साथ यानी संबंध दिखाने का प्रयत्न अनुकरण में, जैसे ये जो ध्वन्यात्मक अनुकरण यानी जिसे बहु थ्योरी उसे कहते हैं, उसमें करने का प्रयत्न कर दिया है। तो समीक्षा करते समय यानी विद्वानों ने कहा है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव होते हुए भी वह स्वयं कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सका और दूसरे प्राणियों के ध्वनि का सहारा लेकर अपनी भाषा बनानी पड़ी, यह असंभव है। यानी यह प्रकृति का सबसे श्रेष्ठ प्राणी कौन है? तो मानव है। तो समीक्षकों ने उस पर विवाद खड़ा कर दिया कि सबसे श्रेष्ठ मानव है तो उसे क्यों दूसरे पंछियों की, प्राणियों की, निसर्ग की, प्रकृति की सहायता लेनी पड़ी अपनी भाषा के लिए? तो यह इन्हें उन विद्वानों का कहना है। यदि सिद्धांत का स्वीकार करें तो प्रत्येक भाषा की थोड़ी ही शब्दों की उत्पत्ति का समाधान इस सिद्धांत से मिलता है, न कि पूरी भाषा का। जैसे चीनी भाषा में मियाऊ यानी जैसे बिल्ली, यानी बिल्ली शब्द जो है निर्माण हो गया और उसे बिल्ली और उसकी आवाज जो है वह होती है म्याऊ। यानी म्याऊ जो निकलता है इसमें भेड़ी की बोली, बेकरी की यानी बकरी की बोली, चीनी भाषा घुग्गू यानी चीनी भाषा में घुग्गू यानी जैसे हम मानते हैं भारतीय उल्लू, ऐसे शब्दों का प्रमाण भाषा में बहुत कम है। यदि ध्वनियां अनुकरण के द्वारा शब्द बने हैं तो सभी भाषा में समान ही शब्द होते हैं, लेकिन आज उसमें भिन्नता है। जैसे अनुकरण हमेशा अधूरा होता है, यानी अनुकरण जैसे हम देखते हैं अधूरा होता है, हम उसी तरह बनने की कोशिश करेंगे लेकिन वही तो नहीं बन सकते हैं। यानी हर एक व्यक्ति का कोई आइडियल होता है, हर एक व्यक्ति के सामने कोई न कोई एक व्यक्ति होता है कि उसी तरह हम बनने की कोशिश करेंगे, ऐसे कहते हैं, लेकिन वह तो नहीं है। तो इसी कारण अनुकरण जो होता है वह हमेशा अधूरा होता है और वह बदलना भी यानी संभव नहीं है। मैक्स मुलर ने इस सिद्धांत की हंसी उड़ाई थी और विनोद के तौर पर उसे उन्होंने बहु थ्योरी कहा है, जिसका मतलब है कुत्ते की बोगली। अंग्रेजी बच्चे कुत्ते को बौ कहते हैं, यानी जैसे भारत के कुत्ते
अमेरिका के कुत्ते एक जैसे ही वह यानी बोलते हैं। यहाँ की इंडिया की यानी भारत की बिल्ली अमेरिका की बिल्ली मैम भी कहती है, या चीन की हो पाकिस्तान की हो, वरना अरबी भाषा में या चीनी भाषा में ना अंग्रेजी भाषा में नहीं बोलती। उनकी भाषा जो है वह प्रकृति में कैसे भी रहे, उनकी भाषा जैसी है वैसी है। मनुष्य की भाषा में अंतर हमें दिखाई देता है। अतः यह स्पष्ट है कि यह मत बिल्कुल निर्णायक नहीं है, लेकिन भाषा के सारे शब्द पूरी भाषा का समाधान इस सिद्धांत में नहीं होता है। ऐसे शब्द शायद भाषा विकास के प्राथमिक अवस्था में अधिक रहे होंगे। यह इन्हें ध्वन्यात्मक अनुकरण जो है उसकी समीक्षा हमने देख ली। और दूसरा जो है अनुकरणात्मक सिद्धांत, इसमें ध्वनि का ही अनुकरण होता है, लेकिन पशु पंछियों के ध्वनि का अनुसरण न होकर या धातु, लकड़ी आदि निर्जीव चीजों की ध्वनि का अनुकरण होता है, जैसे झंझनाना, तड़तड़ाना, कलकल, छल छल, पटपट, खटखट। और ये जो है ये शब्द जो है आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे यानी झंझनाना संगीत में इसका प्रयोग कर देता है, कलकल यानी पानी की कलकल, पंछियों का कलकल। ऐसे हम कहते हैं पटपट यानी जल्दी चलना है तो लोग कहते हैं पटपट निकालो, जल्दी निकालो। तो ऐसे जो कहे कई शब्द जो है यानी आज भी प्रचलित है, जो हमने यानी प्रकृति से लिए थे, यानी प्रकृति से ये शब्द हमने लिए हैं, लेकिन वे यानी कम है। भाषा उत्पत्ति में पूरे के पूरे उनका योगदान नहीं माना जाता है। संस्कृत में नद नाद के आधार पर शब्द की निर्मित हुई है। इस सिद्धांत के आधार पर भाषा को 2-4 शब्दों का ही पूरी भाषा में समावेश हो सकता है, पूरी भाषा का नहीं है। 2-4 शब्द हमें जरूर प्रकृति से मिलेंगे, लेकिन पूरी भाषा उससे विकसित हो गई ऐसा नहीं कह सकता है। जैसे दृश्यात्मक सिद्धांत जो है, जैसे दग दग, जग जग, खर खर, ऐसे शब्द भाषा में एकदम कम हो जाते हैं। यानी जैसे ये शब्द दग दग, जग जग, खर खर, ऐसे शब्द जो है यानी दृश्य जगत यानी वह दिखाई देते हैं, यानी वह कम हमें मिलते हैं। और ये जो है अनुकरणात्मक सिद्धांत जो है उसमें भी कम शब्द हमें दिखाई देते, लेकिन उसे हम पूरी रूप से इनकार तो नहीं कर सकते हैं, उनका अस्तित्व हम नकार नहीं सकते हैं। तो ऐसे जो है भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत में हम देखते हैं, तो यह सिद्धांत जो है अनुकरणात्मक सिद्धांत जो है वह महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे भाषा उत्पत्ति संबंधी जो विविध वाद है, तो इस विविध वादों के बारे में हमने तो चर्चा कर दी, लेकिन यह धातु सिद्धांत हो या अनुकरण सिद्धांत हो, श्रम परिहार सिद्धांत हो, मनोभावावेजिक सिद्धांत और समन्वित सिद्धांत। श्रम परिहार सिद्धांत जो है हम जैसे देखते हैं, यानी श्रम परिहार सिद्धांत जो है वह श्रम परिहार सिद्धांत में हम जैसे हम मानते हैं कि व्यक्ति कष्ट करने लगता है, जैसे कोई पत्थर उठाने वाले लोग होते हैं या धोबी घाट पर काम करने वाले धोबी होते हैं, वो कष्ट का काम है, उसको यदि उनकी शक्ति लगती है, या कोई गाड़ी बंद पड़ गई है और उसे हमें धकेलना है, तो उसी समय हम 4-5 लोग इकट्ठे होकर ऐसे कई अंक गिनते हैं और कहते हैं कि 1, 2, 3 कहेंगे तो धक्का मार देंगे। तो इतने सारे लोगों की शक्ति इकट्ठी हो जाती है तो उसे हम धक्का मार देते हैं। तो यह यानी एकता का प्रतीक माना जाता है। जैसे धोबी जो है तो वह यानी कपड़े धोते समय मुंह से एक अलग प्रकार की ध्वनि निकाल देता है, या जैसे
पत्थर के खानों पर काम करने वाले लोग जो है वो मनोरंजन के लिए, क्योंकि कष्ट का काम है, पत्थर उठाना पड़ता है। आज हम यहाँ यानी जैसे हम देखते हैं कोई नवनिर्माण का काम चल रहा होता है, रास्ते पर रास्ता बनाना है, कोई नई बिल्डिंग बनाना है, तो वहां के लोग देखो कितने कष्ट उठाते हैं। तो उसे श्रम परिहार, तो श्रम परिहार यानी क्या है, तो उसका जो श्रम जो है, उन्हें जो कष्ट होता है उसका निर्वाण होना चाहिए। इसके लिए वे लोग गीत गाते हुए काम कर देते हैं। जैसे खेत में इन्हें किसान हल जोतते समय अपने बैलों का भी मनोरंजन करना चाहिए और स्वयं का भी मनोरंजन करना चाहिए, इसीलिए बैलों के लिए गीत गाता रहता है। तो यह श्रम परिहार है। तो यह जो है यानी एक तरह ये श्रम परिहार ने अलग समाज में अलग अलग व्यक्ति उसमें समाविष्ट है, यानी जो कुशलता से काम निपटाते हैं, धोबी हो, किसान हो, या इन्हें पत्थरों के खानों पर काम करने वाले, कोयले के खानों पर काम करने वाले कामगार हो, तो उसका जो श्रम होता है, या बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने वाले कामगार होते हैं, उनका श्रम जो है इसमें समाहित होता है। तो ऐसे ही जो लोग होते हैं श्रम परिहार करते समय, श्रम करते समय अपना जो श्रम है, ये थकान जो है, थकान दूर करने के लिए कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। आज यहाँ हम टेर लेंगे, अगले लेक्चर में जो है यानी जैसे श्रम परिहार का बाकी बचा हुआ हिस्सा देख लेंगे, और मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धांत जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।